6 सितंबर की सुबह 7:30 बजे भैनी के पुल से नहर उबूर करने के लिए भारत के 15वीं डिवीजन की एक और ताजा दम पलटन ने हमला किया। पहला हमला बलोच रेजिमेंट के कैप्टन मसूद की कंपनी पसपा कर चुकी थी। दूसरे हमले के वक्त बलोच रेजिमेंट के मेजर बुखारी और मेजर मलिक की कंपनियां भी कैप्टन मसूद की कंपनी के साथ पोजीशन में आ चुकी थी। इन तीनों कंपनियों ने मिलकर भारतीय पलटन का मुकाबला ऐसी जांबाजी से किया कि उसे नहर के करीब न आने दिया। दुश्मन बेशुमार लाशें और असलहा फेंक कर पीछे हट गया। दुश्मन के एक पूरे ब्रिगेड ने भारत की सरहदी चौकी रानी से रावी साइफन, जो भेनी से 6 मील शुमाल है, उस पर हमला कर दिया। हरावल में पूरी पलटन थी। मुकाबले में 16 पंजाब रेजिमेंट के मेजर मुबारक अली शहीद की कंपनी थी। दाएं तरफ उस कंपनी के नायक नजीब गुल की मशीन गन थी। जिला कैम्बलपुर का रहने वाला नायक नजीब सदा खुश रहता था। वो मशीन गन फायरिंग का माहिर तस्लीम किया जाता था। जंग से पहले उसकी कंपनी का सूबेदार चनार गुल अक्सर कहा करता था कि नजीब गुल की मशीन गन सलामत रही तो दुश्मन करीब नहीं आ सकेगा। आज नजीब गुल ने सूबेदार चनार गुल की पेशन गोई सच कर दिखाई। उसकी कंपनी ने जहां पूरी पलटन को रोका, वहां नायक नजीब गुल ने मशीन गन से दुश्मन का सत्यानाश कर दिया। हरावल की बटालियन का इस कदर जानी नुकसान देखकर दुश्मन का ब्रिगेड रुक गया। रावी साइफन जंगी अहमियत का हामिल था। अगर दुश्मन के कब्जे में चला जाता तो वो लाहौर के दिफाई दस्तों पर पहलू से भरपूर वार कर सकता था, लेकिन जांबाजों ने दुश्मन को कामयाब न होने दिया। दुश्मन ने साइफन को तोपखाने की गोलाबारी की जद में ले लिया। वो या तो साइफन पर कब्जा करना चाहता था या उसे पाकिस्तानियों के लिए भी बेकार कर देना चाहता था। दुश्मन 1,000 नफरी की पलटनों और 4 पलटनों के ब्रिगेड की कुव्वत से हमले पर हमला कर रहा था। इन पलटनों के साथ 16 टैंक के स्क्वाड्रन भी थे और तोपखाना 18 बरसों का जमा किया हुआ एमुनिशन बेदर्दी से फूंक रहा था। गोलाबारी के गर्दो गुबार का ये आलम था कि हमारे जवान एक दूसरे को नजर न आते थे। उनका आपस का मिलाप नारों से कायम था। जंगों में अक्सर ऐसा होता है कि सिपाहियों का नजरी मिलाप टूट जाए तो उनका हौसला टूट जाता है। हर सिपाही अपने आप को तन्हा यानी आउट फ्लैंक समझने लगता है, लेकिन पाक फौज के सिपाही का जज्बा ये था जो बलोच रेजिमेंट के एक सिपाही ने बताया। उसने कहा, मैंने समझा कि मेरे तमाम साथी शहीद हो गए हैं और अब पाकिस्तान को बचाने वाला मैं अकेला रह गया हूँ। मैंने जान की बाजी लगा दी। दुश्मन के ब्रिगेडों के मुकाबले में पाक फौज की सिर्फ कंपनियां लड़ रही थीं, जिनकी नफरी 100 से 125 तक थी, यानी दुश्मन की कुव्वत 10 गुना ज्यादा थी। 6 सितंबर की शाम को दोनों तरफों के जानी नुकसान का अंदाजा किया गया। पाक फौज के मुकाबले में दुश्मन की अमवात 15 गुना ज्यादा थी। डोगरई से रावी साइफन तक मैदान जंग दुश्मन की लाशों से अट गया था। इन लाशों में बाज जख्मी भारतीय तड़पते मर रहे थे, लेकिन लाहौर को फतह करने वालों में अब इतनी ताब भी नहीं थी कि अपने जख्मियों को उठा ले जाते। वो जख्मी तड़प तड़प कर मर गए। हमले की तुंदी और तेजी, दुश्मन का अज़्म और उसका तमाम तर मंसूबा बेकार किया जा चुका था, लेकिन उसके पास कटवाने के लिए नफरी की कोई कमी नहीं थी। वो अचानक हमला करके जो जंगी फायदा उठा चुका था, शाम तक वो उससे महरूम कर दिया गया था। मैदान जंग पर छा जाने के लिए वो ताजा दम दस्तों से हमला कर रहा था। उसके भी 2 डिवीजन पीछे रिजर्व में मौजूद थे और हमारे पास ताजा दम कुमक नहीं थी। इन कवायफ के पेश नजर BRB से आगे वाली कंपनियों को नहर के लाहौर वाले किनारे तक हटा लेने का फैसला किया गया ताकि दिफाई लाइन बिखरी न रहे बल्कि गठ जाए। उसके साथ ही नहर के तमाम पुल उड़ा देने का हुक्म दे दिया गया। लाहौर को बचाने के लिए ये दोनों फैसले निहायत मौजू थे, लेकिन जनरल सरफराज खान एक और फैसला भी कर चुके थे और वो था जवाबी हमला। सूरज गुरूब होने तक आगे वाली तमाम कंपनियां BRB के इस किनारे पर आ गईं और दिफाई पोजीशनें कायम कर ली गईं। अपने जवानों के जोश और जज्बे में किसी को शक न था, लेकिन उन्हें जब मैदान जंग की सूरत हाल के मुताबिक पीछे आने का हुक्म मिला तो जवानों के चेहरों पर मायूसी का तासुर नुमाया तौर पर नजर आने लगा। बाज जवानों ने सेक्शन और प्लाटून कमांडरों को एहतजाजन कह भी दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ये तो डिसिप्लिन का मुजाहिरा था कि कंपनियां हुक्म मिलते ही पीछे आ गईं, वरना उनकी जज्बाती कैफियत को रियासत अलोर का महाजर लांस नायक गुलाम मुर्तजा, जिसका दायां पांव उसी महाज पर कट गया था, यूं बयान करता है, हम तो आगे जाकर दुश्मन से दस्त बदस्त जंग लड़ने को बेताब थे। हमारे सीनों में 18 बरसों से खून जमा हुआ था। जंग का मजा तो जब आता है कि इंसान से इंसान और संगीन से संगीन टकराती। दुश्मन के खून के छींटे हम पर पड़ते, हमारा खून दुश्मन पर पड़ता, लेकिन वक्त आया तो हमें पीछे हटा लिया गया।
यहाँ मैं अपनी नंबर 3 बलोच रेजिमेंट के सिपाही मोहम्मद हयात का जिक्र जरूरी समझता हूँ। हमारी ये रेजिमेंट कर्नल, बाद में मेजर जनरल रिटायर्ड तजम्मुल हुसैन मलिक की जेर कमान बाटापुर के मकाम पर दिफा में लड़ रही थी। उसकी एक कंपनी BRB के आगे थी। इस कंपनी को पीछे आने का हुक्म मिला तो कंपनी पीछे आ गई, लेकिन एक नौजवान सिपाही मोहम्मद हयात जो नया ट्रेनिंग सेंटर से बटालियन में शामिल हुआ था, अपने अगले मोर्चे में ही रहा। उसके एक करीबी साथी के बयान के मुताबिक उसके पास 40 राउंड रह गए थे। पीछे आने का हुक्म मिला तो सिपाही मोहम्मद हयात ने गुस्से से कहा कि पीछे ही हटाना था तो मुझे एमुनिशन क्यों दिया था, मैं ये राउंड फायर करके पीछे आऊंगा। सिपाही मोहम्मद हयात आज तक पीछे नहीं आया, उसकी लाश भी न मिल सकी। फायरबंदी के बाद जब भारतीय अफसरों के साथ हमारे अफसरों की मुलाकातें होने लगी तो भारतीय अफसरों ने बताया कि पाक फौज की 3 बलोच रेजिमेंट की अगली कंपनी पीछे आ गई तो एक अगले मोर्चे से एक राइफल फायर होती रही। इस राइफल की कोई गोली खता नहीं जाती थी। आखिर ये राइफल खामोश हो गई। दुश्मन के अफसरों के बयान के मुताबिक इस मोर्चे को घेरे में ले लिया गया। वहाँ सिर्फ एक पाकिस्तानी नौजवान खाली राइफल थामे खड़ा था। ये सिपाही मोहम्मद हयात था जो 40 राउंड फायर करके 40 सूर में औंधे कर चुका था। दुश्मन ने उसे हथियार डालने के लिए ललकारा, लेकिन मोहम्मद हयात दस्त बदस्त मुकाबले पर उतर आया। उसने संगीन से मुकाबला किया, मगर अकेला जांबाज 1 दर्जन सिपाहियों के काबू में आ गया। अगर हमारा दुश्मन साहिब किरदार और जंगजू होता तो हमारे इस जांबाज की कदर करता, मगर एक भारतीय अफसर ने एतराफ किया कि उन्होंने मोहम्मद हयात को एक दरख्त के साथ बांधकर उस पर संगीन बाजी की और संगीनों से उसका जिस्म छलनी करके उसे शहीद कर दिया। ब्रिगेडियर आफ्ताब अहमद ने भी जवानों के जज्बे को देखकर और उनके नारे सुनकर कहा था कि हम दुश्मन से नहर से बहुत आगे टक्कर ले सकते हैं। ब्रिगेडियर आफ्ताब और रिजर्व के ब्रिगेडियर कय्यूम शेर देख रहे थे कि उनकी मुट्ठी भर जवानों ने इस कदर ताकतवर दुश्मन का ये हाल कर दिया है कि वो मरे हुए और शदीद जख्मी सिपाहियों की कमी ताजा दम सिपाहियों से पूरी करके रीग्रुपिंग पर मजबूर हो गया है। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात BRB के तमाम पुल उड़ा दिए गए थे। पुल उड़ाना बहुत बड़ा कारनामा था क्योंकि दुश्मन पुलों को बचाने के लिए बेतहाशा गोलाबारी कर रहा था। डोगरई का गांव दुश्मन के कब्जे में होने की वजह से बाटापुर का पुल उसके मशीन गन की जद में था। इसके अलावा ये पुल इस कदर मजबूत था कि 3 बार डायनामाइट लगाकर उड़ाया गया। यहाँ नंबर 3 बलोच रेजिमेंट की एक RR और उसके क्रू का वाकया सुनाना जरूरी समझते हैं क्योंकि ये पुल से ताल्लुक रखता है। ये गन जो जीप पर नस्ब थी अभी BRB से आगे थी। पौ फट रही थी जब डोगरई के बाएं तरफ 3 बलोच की एक कंपनी को दुश्मन के टैंक नजर आए। उनकी मशीन गन ने आग बरसा रही थी। बड़ी तोपें भी गोले दाग रही थीं, लेकिन ज्यादातर फायर मशीन गन्नों का था। कंपनी की RR टैंक शिकन गन जो जीप पर नस्ब थी मोर्चे में थी। जीप का ड्राइवर सिपाही अकबर अली तमगाए जुर्रत था। गन के नंबर 1 लांस नायक खादिम और लांस नायक रज़ाक थे और इस पार्टी का कमांडर गुजर खान जिला रावलपिंडी का रहने वाला नायक मोहम्मद शरीफ शहीद था। इन्हें बाएं तरफ 500 गज दूर दुश्मन के टैंक नजर आए। टैंकों की तरतीब ये थी कि 3 टैंक आगे आगे थे जिनकी मशीन गन्ने फायर कर रही थीं और 3 टैंक उनके पीछे थे जिनकी बड़ी तोपें गोलाबारी कर रही थीं। सारी टैंक रेजिमेंट इसी तरतीब में आग बरसाती चली आ रही थी। नायक शरीफ को पहले 3 टैंक और उनके पीछे भी 3 टैंक नजर आए तो उसने पहला गोला फायर किया जो ठीक निशाने पर लगा। इंडियन आर्मी का पहला टैंक धमाके से फटा और उसे शोले चाटने लगे। ये पाक फौज की पहली जर्ब थी जो कारी साबित हुई। नायक शरीफ का गोला जनरल चौधरी के इस ऐलान का जवाब था कि वो 9 बजे लाहौर में जश्न फतह मनाएगा। पहला गोला फायर होने से दुश्मन को नायक शरीफ की RR के मोर्चे का पता चल गया। बेशुमार टैंकों और इन्फेंट्री ने तमाम तर हथियारों का फायर उसी एक मोर्चे पर मरकूज कर दिया। टैंकों के पट्टों और दोनों तरफ के फायर से गर्दो गुबार इतना हो गया था कि नजर दूर तक काम नहीं करती थी। नायक शरीफ आग की बारिश में मोर्चे से बाहर जाकर दुश्मन के टैंकों को देखने लगा। अब गन पर जीप का ड्राइवर सिपाही अकबर अली बैठ गया। उसने देखा कि एक टैंक डोगरई के कब्रिस्तान की तरफ से बहुत ही करीब आ गया था। अकबर अली ने उस टैंक पर गोला फायर किया। ये टैंक भी जलने लगा। यके बाद दीगरे 2 टैंकों की तबाही से रेजिमेंट कमांडर पेशकदमी में मोहतात हो जाया करते हैं। भारतीयों ने भी पेशकदमी की रफ्तार सुस्त कर ली। शरीफ और अकबर ने उन्हें एहसास दिलाया था कि पाक फौज के मोर्चे रेत के घरोंदे नहीं हैं। नायक शरीफ के पास सिर्फ 10 गोले थे। इतनी जल्दी मजीद एमुनिशन मिलने की तवक्को नहीं थी क्योंकि दुश्मन के टैंकों की गोलाबारी और छोटे हथियारों की कयामत खेज फायर ने अगले मोर्चों तक एमुनिशन पहुंचाने के रास्ते मसदूद कर दिए थे। इस RR पार्टी ने 10 में से 9 गोले फायर कर दिए।
फायरबंदी की सुबह जब मैं अकबर अली से बाटापुर के करीब उसी आरआर वाली जीप के करीब खड़े मिला तो उसने बताया कि 2 टैंकों के मुतालिक तो पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि जल गए थे। फिर गर्दो गुबार बहुत ही ज्यादा हो गया था। इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस गर्दो गुबार में जो टैंक हिलता जुलता दिखाई देता था, गोला फायर करने के बाद उसकी हरकत दोबारा नजर न आती थी। उनके मोर्चे पर जो गोलाबारी हो रही थी उसके मुतालिक अकबर अली ने सिर्फ इतना ही बताया था कि बयान नहीं कर सकता, और उसने कानों पर हाथ रख लिए थे। मालूम होता था जैसे उस गोलाबारी के तस्वुर से वो अब भी लरज रहा है। उनके पास जब एक गोला रह गया तो नायक शरीफ ने अकबर अली से कहा कि जीप को मोर्चे से निकालो, हम पीछे निकलने की कोशिश करेंगे, हो सकता है गांव के अंदर एमुनिशन पहुंच जाए। उनके 9 गोलों ने दुश्मन की पेशकदमी की रफ्तार और शिद्दत बहुत ही कम कर दी थी, मगर उनके लिए मोर्चे से निकलकर पीछे आना आसान न था। ताहम अकबर अली ने जीप को मोर्चे से निकाला। दुश्मन का मरकूज फायर उनके मोर्चे पर आ रहा था, जिसके गर्दो गुबार से फायदा उठाते हुए अकबर अली ने जीप इंतहाई रफ्तार पर बाटापुर के पुल तक पहुंचा दी। फायर का ये आलम था कि हवा में गोलों और गोलियों ने जाल तन दिया था। जमीन का कोई इंच महफूज नहीं था और कोई भी लम्हा जिंदगी का आखिरी लम्हा हो सकता था। जब जीप पुल के करीब आई तो देखा कि पुल पर एक जगह खासा बड़ा शगाफ था। ये पुल उड़ाने की पहली कोशिश थी। हमले की शिद्दत और दुश्मन की कुव्वत को देखते हुए जनरल सरफराज खान ने पुल उड़ा देने का हुक्म दिया था, लेकिन पुल इस कदर मजबूत साबित हुआ कि एक जगह शगाफ हो गया और पुल खड़ा रहा। अकबर अली ने शगाफ को देखकर कहा कि जीप गुजर जाएगी। सड़क का खासा हिस्सा महफूज था। वो जीप को पुल से गुजारने लगा तो एक पहिया शगाफ में चला गया और धंस गया। ये सड़क सीधी डोगरई में से गुजरती है। दुश्मन के चंद एक टैंक दूर से उसी पर चले आ रहे थे जहां से पुल नजर आ रहा था। टैंकों को जीप नजर आई तो उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी। जीप फंसी हुई थी। ऐसी हालत में इजाजत होती है कि गाड़ी को छोड़ो और अपनी जानें बचाओ, लेकिन नायक शरीफ, लांस नायक खादिम शाह, लांस नायक रज़ाक और सिपाही अकबर अली ने इतनी बेतहाशा गोलाबारी और दूसरी फायरिंग में जीप को उठा लिया और उसका पहिया शिगाफ से निकालकर जीप को पीछे धकेल दिया। अकबर अली ने बताया कि उसके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल तजम्मुल हुसैन, ब्रिगेडियर आफ्ताब अहमद और कंपनी कमांडर मेजर अनवर हुसैन शाह पुल की दूसरी तरफ से ये मंजर देख रहे थे। वो चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहे थे, लेकिन फायरिंग के जन्नाटों और धमाकों में कुछ सुनाई न दिया। शायद यही कह रहे होंगे कि जीप को वहीं छोड़कर इस तरफ आ जाओ, लेकिन हम अच्छी भली जीप और गन को दुश्मन के लिए कैसे पीछे छोड़ देते। जो ही जीप शगाफ से निकली, इस कदर फायर आया कि लांस नायक खादिम शाह और लांस नायक रज़ाक शायद पुल की आड़ में हो गए। अकबर अली स्टीयरिंग पर और नायक शरीफ उसके साथ वाली सीट पर बैठ चुका था। फायर की परवाह न करते हुए अकबर अली ने जीप को पीछे किया। जब गाड़ी को सीधा करने लगा तो दुश्मन के टैंक का एक गोला नायक शरीफ के जिस्म को पीठ से काटता गुजर गया। नायक शरीफ जीप से नीचे जा पड़ा और फौरन शहीद हो गया। सिपाही अकबर अली लाश की तरफ तवज्जो देने की हालत में नहीं था। उसके इर्द गिर्द गोले फट रहे थे और गोलियों की बौछारें आ रही थीं। वो बिल्कुल अकेला था। वो जीप और गन को तबाही से बचाना चाहता था। उसने जीप को दोबारा पुल पर लाने की बजाय बीआरबी के साथ साथ गांव के दाएं तरफ मोड़ लिया और अपर बारी दुआब नहर की समत चला गया। उस तरफ बीआरबी पर लकड़ी का एक पुल था जिससे जीप गुजारी जा सकती थी। उसके बाद पुल उड़ा दिया गया। उस वक्त नायक शरीफ की लाश पुल पर पड़ी थी। लाहौर के दरवाजे को यूं खिलाफ तवक्को बंद होता देखकर दुश्मन तमाम रात आर्टिलरी से गोलाबारी करता रहा। 250-300 तोपें बीआरबी से शालामार तक गोले बरसाती रहीं। ये भारतीयों की अंधी कुव्वत का मुजाहिरा था, जिसे शो ऑफ फायर पावर कहा जाए तो ज्यादा मौजू होगा। बीआरबी के मोर्चों में किसी जानदार का जिंदा रहना महज मौजज़ा था। गोलाबारी से कोई जख्मी न हो, मुसलसल धमाके से दिमाग के खुलिये नाकारा हो जाते हैं और आसाबी निजाम तबाह हो जाता है। दूसरी आलमी जंग में कई सिपाही शेल शॉक होकर पागल हो गए थे और कुछ न हो तो कानों के पर्दे जरूर मजरूह बल्कि बेकार हो जाते हैं। गोलाबारी का मकसद यही होता है कि सिपाहियों को लड़ने के काबिल न रहने दिया जाए। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात पाकिस्तानी जवानों का यही हाल होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने आसाब को मुकम्मल तौर पर काबू में रखा। उनके दिलो दिमाग पर गोलों के धमाके नहीं बल्कि ये हकीकत असरअंदाज थी कि इस कदर शदीद गोलाबारी के कवर में दुश्मन के ताज़ादम ब्रिगेड नहर पार करने के लिए बड़े आ रहे हैं। चुनाचे जवानों ने फर्ज की लगन और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर सारी रात फटते गोलों, उनके लाल अंगारा टुकड़ों और पत्थरों की बारिश में बल्कि मौत के साए में गुजार दी। दुश्मन की इन्फेंट्री पर नजर रखने के लिए तोपखाने और मार्टर गनों के ओपी और पलटनों की स्क्रीन पार्टियां गोलाबारी से बेखौफ होकर रात की तारीकी को रोशनी राउंडों से चीर चीर कर अपना फर्ज अदा करती रहीं।
हर लम्हा गुमान होता था कि दुश्मन मोर्चों को रौंदता हुआ गुजर जाएगा। अपना तोपखाना ताक ताक कर जवाबी गोलाबारी कर रहा था। लाहौर शहर से बड़ी तोपें जो रानी के नाम से मशहूर हैं गरजना शुरू कर दिया था। इस कदर वजनी गोलों ने ठिकाने पर जाकर दुश्मन को लाहौर में दाखिल होने के इरादे पर नजरे सानी करने पर मजबूर कर दिया। इन 4 रानियों ने लाहौर को तो बुनियादों तक हिला डाला, मगर जो हशर दुश्मन का किया उसे सिर्फ दुश्मन ही बयान कर सकता है। पाक फौज के अफसरों और जवानों का जोश जिहाद, जज्बा हुब्बुल वतनी और शौक़ शहादत था कि उन्होंने वतन की दहलीज से अपने कदम उखड़ने न दिए। नारा तकबीर के साथ ये नारा बार बार गरजता रहा, पाकिस्तानियों ये वक्त फिर नहीं आएगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।